वेलकम टू दस्टेक। अब हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 बिल्डिंग एस्टिमेट का। ठीक है ना। एस्टिमेशन में सिर्फ मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि क्या इंपॉर्टेंस है और एस्टिमेशन क्यों पढ़ रहे हैं आप, और बिल्डिंग एस्टिमेट करने के लिए टाइप्स कौन कौन से हैं आपने देखा। लेकिन अब प्रॉपरली आपको हर एक टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगा। अब बात करते हैं जो बिल्डिंग एस्टिमेट की, तो आपने देखा कि बिल्डिंग एस्टिमेट में दो तरह से होते हैं, एक रफ एस्टिमेट और एक एक्यूरेट। और यहाँ पर जो लेक्चर जो ले रहा हूँ मैं लेक्चर, ये लेक्चर है आपका किसके ऊपर? रफ एस्टिमेट के ऊपर। रफ एस्टिमेट। तो रफ एस्टिमेट में पहला कौन सा था? पहला जो पॉइंट है वो है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। कौन सा है? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। और इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग देखेंगे प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में देखें, आप एग्ज़ाम दें तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना होगा आपको। ठीक है ना। और कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप या पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे मेरे आप बोल सकते हैं मुझे। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो पहली बात तो ये कि ये जो रफ एस्टिमेट है ये आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर देगा। तो मैंने कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है वो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से। तो क्या करेंगे आप? प्लिंथ एरिया इनटू मल्टीप्लाई प्लिंथ रेट। हर जगह के रेट अलग अलग होते हैं, प्लिंथ रेट और प्लिंथ एरिया। ठीक है। इससे क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है जस्ट एक फ्रेम। एक फ्रेम मतलब कि जो बिल्डिंग है आपकी उसमें सिर्फ क्या है? कॉलम्स है और वॉल्स है। एक जो ढांचा खड़ा करते हैं ना, आप देखते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी होती है तो पहले क्या खड़ा होता है कि पहले कॉलम्स खड़े कर दिए आपने, और कॉलम्स खड़े करने के बाद आपने उसे कवर अप कर दिया वॉल से, दीवार से ढक दिया। इतना ही सिर्फ। ना ही इसमें दरवाजे हैं, ना ही खिड़कियाँ हैं इसमें, ना कोई इलेक्ट्रिफिकेशन फिटिंग की गई है, ना ही कोई भी वाटर फिटिंग लाइक पाइप फिटिंग हो गया, टैंक हो गया, ना ही इसमें आपका सैनिटरी वर्क वाला कुछ भी काउंट नहीं है। सिर्फ एक खाली स्ट्रक्चर खड़ा करना ही क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। कि आप एक बिल्डिंग का ढांचा खड़ा कर रहे हैं, फ्रेम खड़ा कर रहे हैं, उसमें कितनी लागत आने वाली है वो है आपका कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। और पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। और इसके बाद हम लोग कुछ चार्जेस ऐड करते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल डिजाइन का कितना रुपए लेगा, वो कितना परसेंट होगा, है ना। इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना परसेंट होगा, सैनिटरी वर्क में कितना परसेंटेज होगा, सुपरविजन के लिए कितना होगा, टूल एंड प्लांट के लिए कितना होगा, कॉन्टीजेंसीज कितना होगा। ये सारे जब चार्जेस जोड़ देते हैं तब निकलता है फाइनल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, या फिर ग्रांड मतलब फाइनल ग्रांड कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर निकालते हैं किससे? रफ एस्टिमेट से डायरेक्ट कॉस्ट निकलता है, और हमें यूज़ करना है प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ रेट। तो सबसे पहले समझना होगा कि प्लिंथ क्या होता है, देन प्लिंथ एरिया क्या होता है। ठीक है ना। प्लिंथ क्या होता है, देखिए व्हाट इज प्लिंथ। तो नॉर्मली आप हिंदी में बात करें, बोलते हैं ना मकान की कुर्सी बनाना, मकान की कुर्सी देना। जनरली जब आप बनाते हैं, न्यू भरते हैं, तो न्यू के साथ ही आप जमीन से कुछ फीट ऊपर क्या करते हैं? कुर्सी देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि नाली का पानी घर के अंदर ना आ जाए, बाढ़ का पानी घर के अंदर ना आ जाए। तो प्लिंथ क्या है, देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको एक फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट हमेशा फॉलो करना। फॉर्मेट ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट। कोई भी बिल्डिंग अगर बनती है तो इसी फॉर्मेट को यूज़ करती है, और आपको ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद रखना है। फॉर्मेट ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट। तो फॉर्मेट समझते हैं, फिर समझेंगे प्लिंथ क्या उसमें। ठीक है ना। पहला फॉर्मेट क्या है? पहला पार्ट, जब भी कोई मकान खड़ा करना हो, आपको बिल्डिंग बनानी हो, तो पहला काम होता है सॉइल एक्सकेवेशन, नींव को खोदना। तो पहला स्टेप क्या है? एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं जमीन पर, यह है ग्राउंड लेवल, और इस जगह पर आप बिल्डिंग बना रहे हैं। तो पहला काम क्या करेंगे आप? सॉइल का एक्सकेवेशन। आपने इतनी जगह क्या किया? सॉइल को एक्सकेवेट कर दिया। ये क्या है इसकी? कैपिटल H हाइट ऑफ एक्सकेवेशन। आपने यहाँ की मिट्टी क्या कर दी?
बाहर कर दी, एक्सकेवेट कर दी, पहला काम आपने न्यू खोद दी। सेकंड क्या होगा, कंक्रीट इन फाउंडेशन। फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर कंक्रीट फिल करते हैं। कहाँ करते हैं? यहाँ पे कंक्रीट फिल करते हैं, एक बेस बनाते हैं जो नॉर्मली क्या होती है, पीसीसी होती है। क्या होती है? पीसीसी होती है। यहाँ पर जनरली बहुत रेशियो हाई होता है इसका, जनरली ये रेशियो 1:6:18। किसके लिए? जब चूना यूज़ कर रहे हैं, लाइम यूज़ कर रहे हैं। और 1:5:10 जनरली जब आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये बहुत कच्चा मसाला यूज़ करते हैं। क्यों? कि डायरेक्टली जो मॉइस्चर है वो ऊपर ना आ पाए। तो सेकंड वर्क क्या हुआ, कंक्रीट इन फाउंडेशन। ओके, इसके बाद आपकी शुरू होती है फुटिंग्स। क्या होती है? फुटिंग्स। थर्ड स्टेप में आता है फुटिंग्स इन फाउंडेशन। क्या आता है? फुटिंग्स इन फाउंडेशन। अब यहां फुटिंग बनाना शुरू किया आपने, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। फुटिंग्स बनाई आपने और ये है फुटिंग आपकी। तो ये है फर्स्ट फुटिंग। ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में कि फुटिंग्स हमेशा नीचे से काउंट करते हैं। कहाँ से करते हैं? नीचे से ऊपर की ओर। ये है फुटिंग्स आपकी। फुटिंग्स कंक्रीट की भी हो सकती है, फुटिंग्स ब्रिक मैसनरी की भी हो सकती है, दोनों की हो सकती है। थर्ड क्या हो गया? फुटिंग्स। फुटिंग्स के बाद देख रहे हैं कहाँ तक आ गए आप? ग्राउंड लेवल तक, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम लोग? ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे हम लोग वॉल खड़ी करते हैं, दीवार खड़ी करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। और डीपीसी के बाद हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि हमारे घरों की दीवार दिखती है। ये क्या है? सुपर स्ट्रक्चर। ये एक फॉर्मेट है। तो आपने देखा कि ये जो है डीपीसी सुपर स्ट्रक्चर, तो बीच में ये क्या है? यही है प्लिंथ। ये क्या है आपका? प्लिंथ। प्लिंथ प्लिंथ मतलब क्या होता है? ग्राउंड लेवल से आपको कुछ हाइट को, वॉल की हाइट एक बनाना, जिसे प्लिंथ कहते हैं। तो प्लिंथ आप कह सकते हैं कि इट इज, समझिए पहले, डीपीसी आ गया, दीवार आ गई, तो आपका यहाँ पर ये क्या है? कमरा है। ये क्या है आपका? सिमिलरली एक फाउंडेशन, ये क्या है? रूम। ये रूम है। तो ये क्या कहलाएगा? फ्लोर। ये क्या कहलाएगा? फ्लोर लेवल, फ्लोर होगा। तो आपने देखा कि प्लिंथ क्या है? प्लिंथ यहां से लेके ये हाइट है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल टू बॉटम ऑफ फ्लोर लेवल। टू बॉटम ऑफ फ्लोर लेवल, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल टू बॉटम ऑफ फ्लोर लेवल। प्लिंथ क्या होता है? व्हाट इज प्लिंथ? क्लियर है कि जो स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, जमीन से जो आपने फ्लोर, जहां पे आप खड़े हुए हैं, यहां पर मान लीजिए फ्लोर है और आप यहां पर खड़े हैं मकान पे, तो जो आपके पैरों के नीचे जो फ्लोर है उसकी कुछ थिकनेस होगी, वो थिकनेस ये अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है? थोड़ा बहुत ज़्यादा, डीपीसी के बराबर। तो बॉटम ऑफ फ्लोर लेवल तक की जो हाइट है उसी को कुर्सी बोलते हैं, उसी को प्लिंथ कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे दीवार बनती है उसे कहते हैं प्लिंथ वॉल। ये प्लिंथ हाइट हो गई, ये प्लिंथ क्या है? हाइट के फॉर्म पे। और यहाँ पर जो वॉल बनी है इसे कहते हैं आप, इसे कहते हैं प्लिंथ वॉल। क्या कहते हैं? प्लिंथ वॉल। ओके, तो आपने देखा कि स्टेप क्या है? पहला एक्सकेवेशन, सेकंड क्या है? कंक्रीट इन फाउंडेशन, थर्ड क्या है? फुटिंग्स, देन क्या है? देन है आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर में प्लिंथ वॉल। क्या है? प्लिंथ वॉल। इसके बाद क्या आ रहा है? प्लिंथ वॉल के बाद डीपीसी। डीपीसी क्या है? डीपीसी है डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, कंक्रीट बिछाई आपने तो जो मॉइस्चर नीचे से आ रहा है वो इसको रोक लेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन तब भी मॉइस्चर क्या करेगा? यहाँ से राइज करेगा और राइज करते हुए वॉल पे आएगा। और ये जो डीपीसी है, यही मॉइस्चर सुपर स्ट्रक्चर में ना पहुँच जाए
तो डीपीसी क्या करेगा, इसको रोक लेगा, ठीक है ना। तो डीपीसी भी इसलिए प्रोवाइड करते हैं हम लोग ताकि मॉइस्चर हमारे सुपरस्ट्रक्चर की दीवारों में ना आए। मतलब जो नमी होती है घरों में देखते हैं ना आप कि दीवारों में कमरों में नमी आ जाती है नीचे से, तो वो नमी ना आए इसलिए क्या करते हैं आप, डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, है ना। और डीपीसी के बारे में मैं आगे आपको बहुत प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा इसकी। तो अभी समझना है कि आपको प्लिंथ, तो व्हाट इज प्लिंथ, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल टू बॉटम ऑफ फ्लोर लेवल, ये है प्लिंथ। ओके, 6 नंबर पे क्या आएगा आपका लास्ट, सुपर स्ट्रक्चर। क्या आएगा, सुपर स्ट्रक्चर। तो किसी भी भवन या बिल्डिंग में 6 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट नीचे से एक्सकेवेशन, देन कॉन्क्रीटिंग फाउंडेशन, देन फुटिंग, देन प्लिंथ, देन डीपीसी, देन सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर में भी देखिए यहाँ पे क्या होगी, ये है आपकी रूफ, छत, और छत के ऊपर क्या रहेगी, मुंडेर। मुंडेर को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरापिट बॉल। तो पैरापिट बॉल को बोलते हैं मुंडेर। अरे जब पतंग उड़ाते हैं ना ताकि नीचे ना गिर जाओ आप, तो एक दीवार बनाते थे छत के ऊपर, बाउंड्री बनाते हैं ना, उस बाउंड्री को बोलते हैं पैरापिट बॉल, मुंडेर, ताकि आप पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे ना गिर जाओ। तो ये मुंडेर हो गई, पैरापिट बॉल, रूफ, और जो दीवारें आपको दिख रही हैं वो क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है। डियर एक बात ध्यान देना कि आप अपने मकान में सिर्फ और सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर ही देख पाते हैं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब ज़मीन के नीचे होता है। और जब ज़मीन के नीचे होता है तो आप ये चीज़ें नहीं देख पाते, ठीक है। कई जगह ऐसा होता है कि प्लिंथ दिखता है, कई जगह ऐसा होता है कि प्लिंथ दिखता है, अगर उसकी कोई अर्थ फिलिंग नहीं कर देते, अगर हमने मिट्टी नहीं भरी है तो ये दिखाई देगा, लेकिन ग्राउंड लेवल की बात तो देखी गई नहीं। तो यहाँ पर एक कॉमन सी बात ध्यान देना कि व्हाट इज फाउंडेशन, तो आप किसको फाउंडेशन कहोगे, फाउंडेशन सिर्फ ग्राउंड लेवल के नीचे ही का पार्ट ही क्या कहलाता है, फाउंडेशन। क्या कहलाता है, फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन के बाद तो प्लिंथ आता है। तो प्लिंथ, फाउंडेशन, तो प्रॉपर फाउंडेशन क्या होता है, ग्राउंड लेवल से लेके बॉटम ऑफ सॉइल एक्सकेवेशन नीचे तक, यहाँ पर ये पार्ट फाउंडेशन कहलाता है। ओके, तो प्लिंथ क्लियर हुआ आपका। ये बिल्डिंग फॉर्मेट आप हमेशा यूज़ करना, और इसी के अकॉर्डिंग हमेशा क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे हम लोग, कि पहले इसकी फिर इसकी फिर इसकी, ऐसे करके आप क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज प्लिंथ, ये आपका क्लियर हो गया। अगर अभी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप में या फिर कमेंट करके आप प्लिंथ को समझ सकते हैं। हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, किसके बेस पर, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के बेस पर। तो ये प्लिंथ क्लियर हुआ। अब प्लिंथ एरिया क्या होता है उसको समझते हैं। व्हाट इज प्लिंथ एरिया, ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्लिंथ एरिया की। अगेन मैं एक डायग्राम बनाऊंगा फिर यहाँ पर इसी के लिए। मान लीजिए ग्राउंड लेवल है आपका, और ये डायग्राम बहुत फ्रिक्वेंटली आपको रटा होना चाहिए, ऐसे कि तुरंत आप बनाएं इसको, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि 1 या 2 ही ले लेते फुटिंग्स, ये जरूरी नहीं होता कि आप इसमें 3-4 बनाएं, 2 ले लो। ये आपका सुपर स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया आपका सुपर स्ट्रक्चर। ये क्या होगी, डीपीसी। ये क्या होगी, प्लिंथ वॉल। ये क्या हो गई आपकी दोनों फुटिंग्स, ओके। ये क्या होगी आपकी कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो जनरली आपने तुरंत बना लिया इसको, ठीक है। और पूरा ओवरऑल क्या हो गया, एच, हाइट ऑफ एक्सकेवेशन, डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन। अब देखिए प्लिंथ एरिया कैसे निकालेंगे आप। तो यहां पर देख रहे हैं आप कि ये क्या, प्लिंथ वॉल, एक आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे ही क्या होगा, ऐसे बॉल गई होगी पीछे की तरफ, ठीक है। सिमिलरली एक यहां पर और एक न्यू और खुदी होगी आप इस तरह की, और यहां भी इस तरह पीछे गई होगी, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो डिस्टेंस है ये क्या है, मान लीजिए L, दोनों के बीच की। कमरे की जो 2 दीवारें हैं, एक दीवार कहाँ है आपकी, ये है आपकी एक दीवार, सुपर स्ट्रक्चर की वॉल ये है आपके पास, एक वॉल ये है। इन दोनों के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, कमरे की क्या दिखा रहा है आपको, लेंथ दिखाई दे रहा है, और पीछे ही क्या है इसकी, विड्थ है। तो आपने जब ये एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा एरिया मिलेगा आपको, प्लिंथ एरिया। कौन सा मिलेगा, प्लिंथ एरिया। क्योंकि प्लिंथ एरिया हमको फाइंड आउट करना होता है, तो मैं प्लिंथ एरिया बता चुका हूँ कि प्लिंथ एरिया क्या होता है,
द एरिया एट फ्लोर लेवल। तो यहाँ पर ये लेवल कौन सा है, फ्लोर लेवल, और यहाँ पर जो ये एरिया है यही पूरा एरिया क्या कहलाएगा, प्लिंथ एरिया। क्या कहलाएगा इसका, प्लिंथ एरिया। ठीक है, एक पॉइंट और नोट करिएगा, जो डीपीसी होती है, डीपीसी इज प्रोवाइडेड, इट इज प्रोवाइडेड एट प्लिंथ लेवल। बहुत से लोग गलत करके आते हैं कि डीपीसी फ्लोर लेवल में प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी फ्लोर लेवल प्रोवाइड नहीं करते, डीपीसी हमेशा प्लिंथ लेवल पे करते हैं प्रोवाइड। तो प्लिंथ लेवल क्या है, ये जो लेवल है यहाँ पर, ये लेवल ये है प्लिंथ लेवल, और इसके ऊपर क्या होता है, फ्लोर लेवल। सिंपल सी बात है। जैसे ये देखिए, ये है, तो आपको ये दिख रहा है कि जो डस्टर है, ये इसमें जो काली पट्टी पड़ी हुई है ये डीपीसी है, ठीक है ना। और इसके नीचे जहाँ पट्टी खत्म हो रही है, ये जो आपको लकड़ी का दिखाई दे रहा है, यही क्या है, प्लिंथ वॉल। ये क्या है आपका, ऐसे देखिए, ये जो है प्लिंथ वॉल, देन डीपीसी। तो प्लिंथ वॉल, ये जो ऊपर के टॉप ये पोजीशन है लास्ट में काली पट्टी के नीचे, ये क्या आपका प्लिंथ लेवल, और इसके ऊपर क्या है, फ्लोर लेवल। तो फ्लोर लेवल और प्लिंथ लेवल की जो डिफरेंस होता है वही थिकनेस ऑफ डीपीसी होती है। अब डीपीसी कितनी मोटी है, ये थिकनेस कितनी है इसकी, आप क्या बताओगे कि प्लिंथ लेवल और फ्लोर लेवल का जो डिफरेंस है वही क्या है, डीपीसी है। जनरली 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है, और डीपीसी स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ ये समझना कि डीपीसी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है ये, कि डीपीसी प्लिंथ लेवल प्रोवाइड होती है, और प्लिंथ एरिया हमेशा फ्लोर एरिया का, जो फ्लोर लेवल पे जो एरिया होता है उसे हम लोग प्लिंथ एरिया कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आपने देखा कि प्लिंथ एरिया क्या है। यहाँ पर एक वर्ड मैंने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर लिया था वहाँ डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, कि प्लिंथ एरिया क्या है, द एरिया एट फ्लोर लेवल विथआउट या फिर एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट। एक वर्ड आया था वहाँ पर, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। एक वहाँ पर टॉपिक था, दैट इज प्लिंथ ऑफसेट। व्हाट इज ऑफसेट, ऑफसेट की अगर डेफिनेशन आप देखें तो आपने सर्वे में भी देखा होगा कि व्हाट इज ऑफसेट। जब आप चेन का या लीनियर मेजरमेंट करते हैं ना चेन और टेप से, तो व्हाट इज ऑफसेट। तो ऑफसेट पे ज़्यादा आपको नहीं समझना, डेफिनेशन क्या है, कुछ भी जो हटकर है वो ऑफसेट कहलाता है। ऑफसेट को बोलते हैं खसका, हिंदी में बोलते हैं ना, डिप्लोमा पढ़ते होंगे आप लोग, तो खसका लेना। व्हाट इज खसका, तो जो कुछ भी हटकर है वो क्या खसका है, ठीक है ना। तो एनीथिंग विच इज आउट ऑफ लाइन इज नोन एज ऑफसेट। एनीथिंग विच इज आउट ऑफ लाइन इज कॉल्ड ऑफसेट, इज कॉल्ड ऑफसेट। और जब मैं पढ़ाऊंगा सर्वे आपको तो बहुत बेहतरीन तरीके से ऑफसेट बताऊंगा। तो ऑफसेट क्या है, जैसे कि मान लीजिए लाइन है और ये कुछ हटके है इससे, तो ये क्या है, ऑफसेट। ये क्या है आपका, ऑफसेट। तो प्लिंथ एरिया जब भी काउंट करते हैं आप, तो आप प्लिंथ एरिया में ऑफसेट काउंट नहीं करते। कौन से ऑफसेट, प्लिंथ ऑफसेट। तो समझना, आपको सिर्फ अपनी दीवार दिखाई दे रही है सुपरस्ट्रक्चर की, आप ये देख रहे हैं, तो ये लाइन कहीं पे, ये लाइन देखें आप, तो हट ऐसे, तो ये इस लाइन से ये चीज़ हटके है, इस लाइन से ये हटके है, इस लाइन से ये भी हटके है, ठीक है ना। इसलिए जो ये टॉप की जो सुपरस्ट्रक्चर की जो लाइन है, इससे जो भी हटके है वो क्या है, ऑफसेट है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन डीपीसी पर है, सिमिलरली यहाँ पर है, तो इसलिए ये कहाँ पर है, प्लिंथ में है। ये चीज़ कहाँ पर है इसकी अलग, प्लिंथ में। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग प्लिंथ ऑफसेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्लिंथ ऑफसेट, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, फाउंडेशन में, तो इसे बोलेंगे फाउंडेशन ऑफसेट। क्या बोलेंगे, फाउंडेशन ऑफसेट। और ये कहाँ पर है, कंक्रीट में, तो उसे बोलेंगे हम लोग कंक्रीट ऑफसेट। तो ऑफसेट सिर्फ प्लिंथ नहीं होता, हर जगह का होता है, हर किसी का होता है। जहाँ पर ऑफसेट है उसका नाम पड़ जाता है वो। तो जो प्लिंथ में ऑफसेट है वो ऑफसेट क्या कहलाएगा आपका, प्लिंथ ऑफसेट, फाउंडेशन, कंक्रीट ऑफसेट। और ऑफसेट की एक खास प्रॉपर्टी ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऑफसेट, ये ऑब्जेक्टिव भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। ऑफसेट आर 5 सेंटीमीटर ईच साइड, दोनों तरफ कितने होते हैं, बाहर कितने निकले होते हैं, 5 सेंटीमीटर ईच साइड इन ब्रिक मैसनरी।
अगर ईंटों का काम चल रहा है तो ये 5 सेंटीमीटर होते हैं दोनों तरफ, एंड 10 सेंटीमीटर ईच साइड इन कंक्रीट मशीनरी। अगर कंक्रीट मशीनरी की बात की है, कंक्रीट वर्क की बात की है, या कंक्रीट है वहाँ पर, तो 10 सेंटीमीटर होते हैं दोनों तरफ, मतलब एक तरफ, और अगर ब्रिक मशीनरी तो 5 सेंटीमीटर। अब ये किस तरह होते हैं एक तरफ, थोड़ा समझ लो आप मेरी बात। मान लीजिए ये सुपरस्ट्रक्चर की वॉल है, ये सुपरस्ट्रक्चर की वॉल है, और थोड़ा सा ये ऐसे आया, फिर ये इसी तरह की फुटिंग बनती है ना इस तरह की। तो आप ये समझिए, अगर थिकनेस ऑफ सुपरस्ट्रक्चर वॉल कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कितने होंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि नीचे वाला कितना होगा 30 सेंटीमीटर। फिर ये 5, फिर ये 5, तो कितना होगा 5 5 10, तो इसकी विड्थ कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। ये 5, ये 5, तो ये कितना होगा 50 सेंटीमीटर। क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में वो सिर्फ सुपरस्ट्रक्चर की ही विड्थ दे रखा होता है, नीचे फुटिंग्स की विड्थ नहीं देगा, बट वहाँ पर ऑफसेट दिए होंगे। तो आपको देखना है कि उसके नीचे वाला जो ऑफसेट होगा वो 30 सेंटीमीटर का होगा, देन 40 सेंटीमीटर का होगा, 50 का। और यहाँ पॉइंट नोट करना किसके लिए है, ब्रिक वर्क के लिए। किसके लिए, ब्रिक मशीनरी के लिए। जैसे कि यहाँ देखिए इस डायग्राम में, यहाँ सबको चाहिए। अगर ये बोलूँ मैं कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा, प्लिंथ वॉल कितनी हो 30, फुटिंग थर्ड कितनी हो जाएगी 40, ये कितना हो जाएगी 50। अब ये किसके दोनों बने हुए हैं, अगर ये ब्रिक के बने हैं तो 50 तक आ गया। अब ये कंक्रीट है, तो कंक्रीट में कितना लेके चलना है आपको 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ। तो 50 में ये कितना हुआ 10, और ये कितना हुआ 10, तो क्या हुआ ये, इसकी कितना है 70, कितना आया 70 सेंटीमीटर। ऑटोमेटिकली ये आप निकाल सकते हैं। नोट करवा देता हूं आपको मैं। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, इट मीन्स कहाँ से, कंक्रीट इन फाउंडेशन से, कंक्रीट इन फाउंडेशन से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमेशा -10 सेंटीमीटर करना पड़ेगा इन ब्रेड्थ। जो भी होंगे उसमें आपको 10 सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा, 70 50 40 30, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं सुपरस्ट्रक्चर से, डीपीसी, प्लिंथ वॉल, फुटिंग्स में, तो आपको +10 सेंटीमीटर करना पड़ेगा इन ब्रिड्थ रिस्पेक्टिव आइटम की, कोई भी जिसकी भी हो। ये है काम ऑफसेट का, और ऑफसेट को प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में काउंट नहीं करते। तो प्लिंथ एरिया इज अ एरिया एट फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा आपको कि प्लिंथ एरिया निकालते कैसे। तो अब प्लिंथ एरिया कैसे निकालना ये बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो देखिए, आपने देखा इससे पहले कि कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अगर फाइंड आउट करना है तो आपको चाहिए प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ रेट, है ना। अब मेन बात है कि प्लिंथ एरिया को आप समझ लिए हैं कि एरिया क्या होता है, कि जो एरिया फ्लोर लेवल पर है उसे प्लिंथ एरिया कहते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे आप, मेन बात है फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए किसी ने प्लॉट खरीदा, है ना, प्लॉट, ये रहा एक प्लॉट जो किसी ने लिया, जिसका डायमेंशन ए मीटर है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 25 मीटर का हो सकता है, 25 फीट का हो सकता है, 50 फीट का हो सकता है, कुछ भी। ये डायमेंशन कितना है बी मीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट किसी ने लिया, तो आप कह सकते हैं कि प्लॉट का एरिया कितना होगा, प्लॉट का एरिया जो होगा वो होगा ए मीटर इंटू बी मीटर, ये प्लॉट का एरिया। अब कंडीशन 2 आती है, या तो शहरों में क्या होता है कि जितना प्लॉट एरिया है इसी पर ही पूरा मकान बना दो, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि प्लॉट कुछ हिस्से में बनाते हैं और चारों तरफ या एक तरफ या 2 तरफ जगह छोड़ देते हैं। तो ये माना कि हमने कि यहाँ पर कुछ एरिया पर किसी ऑनर ने अपना मकान बना लिया, इतनी जगह, जो ये पोर्शन है स्मॉल x मीटर और ये क्या है स्मॉल y मीटर। तो डियर जो ये स्मॉल x और y मीटर का एरिया है जो प्लॉट एरिया के अंदर है, यही क्या आपका प्लिंथ एरिया, ये क्या आपका प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया वो होता है जितने एरिया में आपने नींव भरी हुई है,
मानिए आपने न्यू भरी जहाँ तक, वो एरिया पूरा किस में आ रहा है आपका? प्लिंथ एरिया में। तो आप कह रहे हैं कि एक्स मीटर इंटू वाई मीटर, ये क्या है आपका? प्लिंथ एरिया। अब गौर करिएगा कि प्लिंथ एरिया में जो ये थिकनेस है, ये क्या है? टी। ये क्या है? थिकनेस ऑफ वॉल। ये दीवालों की क्या है? मोटाई, थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है ना? ये पूरी क्या है? थिकनेस ऑफ वॉल, ये थिकनेस ऑफ वॉल। तो आप ये देख रहे हैं कि एक्स मीटर वाई मीटर में थिकनेस ऑफ वॉल जुड़ी हुई है, और ये जो अंदर का एरिया है, ये एरिया, इसे कहते हैं हम लोग फ्लोर एरिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फ्लोर एरिया। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि फ्लोर एरिया और थिकनेस ऑफ वॉल, या कह सकते हैं वॉल का एरिया जुड़ा हुआ है किसमें? प्लिंथ एरिया में। तो क्या बन जाएगा आपका? ये प्लिंथ एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल टू फ्लोर एरिया प्लस वॉल एरिया, एरिया ऑफ वॉल। अगर एक डायमेंशन की बात करेंगे आप, एक तरफ की, तो क्या होगा? यह रूम डायमेंशन प्लस थिकनेस ऑफ वॉल। लेकिन जब डिजाइन की बात करते हैं, जब आप बजट निकाल रहे होते हैं, जब आप कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट एक अंदाजा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर डिजाइनिंग के जो कॉस्ट फाइंड आउट करना होता है, तो फ्लोर एरिया की जगह हम क्या यूज करते हैं? प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया इक्वल टू कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ वॉल, या फिर वॉल एरिया, ठीक है ना? तो आप देखिए कारपेट एरिया, दोनों ही फॉर्मूला सही है, आप दोनों ही फॉर्मूला सही है। जनरली आपको क्या मिलेगा? कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्यों? कि जब भी कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर निकालना होता है, तो फ्लोर एरिया काउंट ना करके हम लोग क्या यूज करते हैं? कारपेट एरिया। तो क्या हुआ कारपेट एरिया? व्हाट इज कारपेट एरिया? तो कारपेट एरिया क्या होता है कि किसी बिल्डिंग का या किसी मकान का वो एरिया जहां पर आप कालीन, मतलब कि कारपेट बिछा सकते हैं। पूरे मकान में कालीन नहीं बिछती, जैसे कि पार्किंग, जहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हो वहाँ बिछती है? नहीं बिछती है, ठीक है? लैट्रिन बाथरूम में नहीं बिछाते आप लोग, ठीक है? तो जिस जिस एरिया पे आप लोग क्या करते हैं, समझिए मेरी बात को। मान लीजिए कि ये आपका क्या है? ये पूरा आपका एक फ्लोर एरिया है। फ्लोर एरिया जो है ये है आपका स्मॉल ए मीटर, और ये क्या है? स्मॉल बी मीटर। तो आपने कहा कि स्मॉल ए मीटर इंटू स्मॉल बी मीटर, ये क्या आपका? फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया जो होता है वही होता है इंटरनल डायमेंशन ऑफ रूम या इंटरनल डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर से अंदर की तरफ का जितना भी एरिया है वो किस में आता है? फ्लोर एरिया। आप कह सकते हैं फ्लोर एरिया क्या होता है? इंटरनल डायमेंशन ऑफ रूम। किसी भी रूम या बिल्डिंग का अंदरूनी जो हिस्सा होता है वही क्या होता है? फ्लोर एरिया। लेकिन होता क्या है कि आप इस पूरे फ्लोर एरिया में यहां पर बनाई पार्किंग आपने, यहां पे बनाई आपने सीढ़ियां जाने के लिए ऊपर, ठीक है ना? तो यहां पर कालीन नहीं बिछेगी। लेकिन जो आपका कमरा है रूम नंबर 1, इस रूम नंबर 1 में क्या करेंगे आप? कारपेट को बिछाएंगे, है ना? हो सकता है कि हॉल में या डाइनिंग हॉल में भी बिछा दें आप। यह है किचन, यहाँ नहीं बिछाएंगे आप। लैट्रिन बाथरूम में नहीं बिछाएंगे आप, है ना? तो जहाँ क्रॉस किया है मैंने वहाँ नहीं बिछाएंगे, और रूम में और हॉल में हो सकता है कि आप बिछाएं। तो जितने ही भी एरिया में आपने बिछाया हुआ है कारपेट, वो होता है कारपेट एरिया। और कारपेट एरिया हमेशा छोटा होता है फ्लोर एरिया से। किससे होता है? छोटा होता है फ्लोर एरिया से। तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एरिया कौन सा होता है? प्लॉट एरिया। सबसे बड़ा कौन सा होता है? प्लॉट एरिया। और प्लॉट एरिया क्या है? जो कैपिटल N टू बी मीटर, ये क्या आपका? प्लॉट एरिया। और इस प्लॉट एरिया में अगर माइनस कर दें प्लिंथ एरिया, तो क्या मिलेगा आपको? ये छूटी हुई जगह, ये जो खाली जगह ये मिलेगी आपको, ये खाली जगह मिल जाएगी आपको। कभी कभी मैक्सिमम होता क्या है शहरों में, प्लॉट एरिया ही क्या होता है? प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया मतलब बिल्टअप एरिया। बिल्टअप मतलब जितनी जगह पे आपने मकान बनाया हुआ है। तो प्लॉट एरिया में अगर आप माइनस कर दें बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? बिल्टअप एरिया को बोलते हैं प्लिंथ एरिया। ये कॉमन सी बात है। प्लिंथ एरिया इज आल्सो नोन एज बिल्टअप एरिया, जितनी जगह आपने मकान बनाया हुआ है। तो अगर प्लॉट एरिया में माइनस कर दें बिल्टअप एरिया, तो क्या मिलेगा आपको? खाली जगह छूटी हुई, जिसे बोलते हैं हम लोग ओपन एरिया। क्या बोलते हैं? ओपन एरिया, ठीक है? तो आपके पास एरिया बहुत सारे हो गए। पहला
प्लॉट एरिया, दूसरा आपके पास हो गया ओपन एरिया, थर्ड क्या हो गया प्लिंथ एरिया, फोर्थ क्या हो गया आपके पास कारपेट एरिया, ठीक है, और एक क्या हो गया आपका फ्लोर एरिया। तो आपने देखा प्लॉट एरिया, ओपन एरिया, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया। तो ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि इनको सीक्वेंस करने का कि आखिरकार कौन सा एरिया बड़ा होता है। तो आपने देखा यहाँ पर, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये स्टार कर लीजिएगा। ओपन एरिया, सॉरी आप इसके लिखिए प्लॉट एरिया सबसे बड़ा होता है, देन आपका आता है ओपन एरिया, ओपन एरिया के बाद क्या आएगा बिल्ट अप एरिया, दैट इज प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया, और प्लिंथ एरिया से बड़ा कौन, इससे छोटा कौन होता है आपका फ्लोर एरिया, और फिर होता है आपका यहाँ पर कारपेट एरिया। तो एक किसी बिल्डिंग में कई तरह के एरिया होते हैं, जो कि मैंने बताया आपको कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। तो प्लिंथ एरिया सिंपल सी बात फ्लोर एरिया प्लस थिकनेस ऑफ वॉल भी कह सकते हैं, और थिकनेस ऑफ वॉल एरिया भी कह सकते हैं, या फिर जब आप प्लिंथ एरिया एस्टिमेट करते हैं उस टाइम सिर्फ आपको कारपेट एरिया का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, इस वाले का, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया क्लियर आपको कि कैसे किसी स्ट्रक्चर में अगर आपको प्लान दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे आप, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्लोर एरिया में या कारपेट एरिया में आपको जोड़ देना है थिकनेस ऑफ वॉल। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक फॉर्मूला सिर्फ आपको समझना है यहाँ पर, जिससे आप ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे कि प्लिंथ एरिया जो है, प्लिंथ एरिया क्या होता है कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ वॉल। अब यहाँ पे लोग सवाल करेंगे सर ये एरिया और थिकनेस, ये तो एक डायमेंशन हुआ, ये दो डायमेंशन हुए, एरिया क्या होता है L/B और थिकनेस किसी होगी एक डायमेंशन में होगी T पे, तो कैसे जोड़ दोगे। तो डियर मैं बार बार कह रहा हूँ क्या वॉल का एरिया लेना होता है, हमेशा एक डायमेंशन माइनस करेंगे, और ये कैसे करेंगे हम लोग पढ़ेंगे जब सेंट्रल लाइन मेथड, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, तब करना होगा, सब सिखा दूंगा मैं आपको। अभी समझिए कि प्लिंथ एरिया क्या होता है कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ वॉल। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में कि थिकनेस ऑफ वॉल गिवन नहीं होती, आपको ये नहीं दिया होगा कि इस दीवार की मोटाई कितनी है, टी जो है ये क्वेश्चन मार्क दिया ही नहीं होगा आपको, तो क्या करेंगे आप, कैसे निकालेंगे, देखिए तो कैसे निकालेंगे आप, इस डायग्राम को जरूर नोट बना लीजिएगा। जब एग्जाम में आपको थिकनेस ऑफ वॉल गिवन ना हो तब कैसे करेंगे आप देखिए अगर उल्टा करूं मैं, अगर आप बात आपको कि कारपेट एरिया निकालना तो क्या करेंगे सिखा देता हूं आपको। पहली बात यह है कि इफ थिकनेस ऑफ वॉल इज नॉट गिवन, जब आपको थिकनेस ऑफ वॉल गिवन ना हो तब क्या करेंगे आप, तो तब क्या होगा प्लिंथ एरिया इक्वल टू कारपेट एरिया प्लस 10% ऑफ कारपेट एरिया। समझ रहे हो मेरी बात को। जब अगर एग्जाम में थिकनेस ऑफ वॉल गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे कारपेट एरिया लेंगे, और जो कारपेट एरिया है उसी का 10% क्या जोड़ देंगे आप थिकनेस ऑफ वॉल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक कोई प्लान है आपके अंदर, ठीक है ना, और यहां पर कारपेट एरिया दिया गया है 2000 स्क्वायर मीटर, एरिया किस में आएगा स्क्वायर मीटर में, तो देन पूछेगा व्हाट इज प्लिंथ एरिया क्वेश्चन मार्क। अब थिकनेस ऑफ वॉल तो गिवन है नहीं यहां पर, ये क्वेश्चन मार्क गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे आप, तो प्लिंथ एरिया हो जाएगा आपका 2000 दैट इज कारपेट एरिया प्लस 10% ऑफ कारपेट एरिया, तो 2000 का 10% कितना होगा 200, तो आप जोड़ेंगे 200 तो कितना होगा पूरा प्लिंथ एरिया 2200 स्क्वायर मीटर। ऐसे आते हैं। और सवाल क्या आते हैं यहाँ पर, सवाल आते हैं कई बार कि थिकनेस आपको दी होगी, थिकनेस आपको दी है कितनी 30 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर, और कारपेट एरिया दिया गया कितना 2000 स्क्वायर मीटर, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ कैसे निकालेंगे आप, प्लिंथ एरिया इक्वल टू 2000 स्क्वायर मीटर क्या हो गया कारपेट एरिया प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका वॉल एरिया, क्या आएगा वॉल एरिया। अब ये कैसे निकालना आपको मैं ही आपको सिखाऊंगा वहाँ पर कि वॉल एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको यहाँ पर सेंट्रल लाइन मेथड, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड का यूज़ करना पड़ता है, या फिर आप टोटल इस एरिया को माइनस कर दीजिए या इस एरिया को जोड़ दीजिए इस एरिया को, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली से जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये ओवरलैपिंग होगी, है ना, तो अभी छोड़ दीजिए इसको।
मैं इस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कि वॉल का एरिया जोड़ते कैसे हैं इसमें, है ना। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस थिकनेस ऑफ वॉल करके एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। एक इसको भी छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसको मैं आगे आगे सिखा दूंगा। कई बार क्या होता है पैटर्न में, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आपको प्लिंथ एरिया गिवन होता है और कारपेट एरिया पूछता है। प्लिंथ एरिया गिवन अगर आपको, इफ प्लिंथ एरिया इज गिवन, और क्या पूछ रहा है आपको, कारपेट एरिया क्वेश्चन मार्क होगा, तो क्या होगा फॉर्मूला कारपेट एरिया का, कारपेट एरिया इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस क्या होगा फॉर्मूला, देख लीजिए। कारपेट एरिया आपको निकालना है तो प्लिंथ एरिया माइनस थिकनेस ऑफ वॉल। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को घुमा सकता वो यहां पर, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी चीजें हैं प्लिंथ एरिया निकालने के लिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपके पास एग्जाम में कि ये आउट टू आउट, बाहर से बाहर की तरफ, ये कितना दिया 20 मीटर बाहर से बाहर की तरफ, और ये दिया कितना 10 मीटर। अब देखिए इसमें प्लिंथ एरिया क्या होगा, तो आपको मालूम है कि यहां से यहां का डायमेंशन दिया आपको और यहां से यहां का डायमेंशन दिया आपको, तो अब प्लिंथ एरिया क्या होगा, आउट टू आउट मतलब क्या होगा 20 इंटू 10 दैट इज 200 स्क्वायर मीटर, ये डायरेक्टली हो गया। यहां पर क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल का काउंट किया गया है। तो ये था आपका कि कैसे प्लिंथ एरिया आप लोग निकालते हैं। अब देखिए ये सीक्वेंस याद रखिएगा, प्लॉट एरिया, ओपन एरिया, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया। एक बात और ध्यान दीजिएगा इसी में ही कि जो ओपन एरिया है इसी को बोला गया है सेटबैक एरिया। क्या बोला गया है, सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया क्या होता है, देखिए सेटबैक एरिया क्या होता है कि जो हम लोग खाली जगह छोड़ देते हैं ताकि आप बाग बगीचा लगा सके, ठीक है ना, गार्डन लगा सके आप लोग, है ना, पार्किंग के लिए कई लोग घर के बाहर जिनके पास प्लॉट बहुत ज़्यादा होता है वो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि ये एक प्लॉट एरिया था और इसमें आपने ये एक क्या किया, बिल्टअप एरिया बना दिया। ये है आपका प्लिंथ एरिया, ठीक है ना, ये चीज़ स्मॉल x मीटर और ये y मीटर, ये कैपिटल A मीटर और ये आपका B मीटर। छोटा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि व्हाट इज ओपन एरिया। तो ओपन एरिया क्या होता है, ओपन एरिया इक्वल टू प्लॉट एरिया माइनस बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया, ओके। इसी ओपन एरिया को ऑल्सो नोन एज सेट बैक एरिया, यही बोला गया है। ये जो खाली जगह छोटी है इसी को बोला गया है सेट बैक एरिया। और एज पर, ठीक है, एज पर एनबीओ, एनबीओ क्या है, नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है जो कि मनरेगा के तहत कितना काम होगा, मजदूर कितना काम करेगा, बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए, ये सारा यही सब देखता है। तो एज पर एनबीओ मिनिमम सेट बैक डिस्टेंस कितनी होती है, आ चुका ऑब्जेक्टिव, मिनिमम सेट बैक डिस्टेंस। ये क्या है सेट बैक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब कि जहां बिल्टअप एरिया है और जो प्लॉट का एरिया है इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये कहलाती है सेट बैक डिस्टेंस। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए भाई, अगर आप अपना नक्शा पास कराएंगे आप तो डेफिनेटली क्या होगा कि बताएगा वहां पर कि अपने प्लॉट में आपको कुछ जगह छोड़नी है, वो है क्या कहलाती है सेट बैक डिस्टेंस। तो कितनी होगी, मिनिमम सेट बैक डिस्टेंस कितनी, 4 फीट। आपको अपने प्लॉट के चारों तरफ कम से कम 4 फीट की जगह छोड़नी है, जो कि कोई छोड़ता नहीं है, जो कि कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि सभी लोग नक्शा पास करवाते नहीं है तो अपनी मन मर्जी से नक्शा बनवा लेते हैं। तो मिनिमम सेट बैक डिस्टेंस चारों तरफ कितनी होनी चाहिए, 4 फीट। क्यों होनी चाहिए, इसका रीजन सुनिए। एक तो गार्डन लगाने के लिए, इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए पेड़ पौधे लगाओ आप, तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट थोड़ा ठीक होगा। हर घर के बाहर पेड़ होना चाहिए, पॉलिसी भी आई थी, है ना, एक तो उसके लिए। बट एज अ टेक्निकल जब आप सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो क्यों ऐसा होगा, देखिए मान लीजिए कि ये प्लॉट किसी एक आदमी का है और ये प्लॉट किसी एक और आदमी का है, ये 2 प्लॉट है। आपने जस्ट पूरी मकान इसी प्लॉट एरिया में कर दिया, मतलब कि प्लॉट एरिया, आपने प्लॉट एरिया को ही बना दिया बिल्टअप एरिया।
आपने अपने मकान में कुछ भी नहीं छोड़ा, एक भी जगह नहीं छोड़ी, और पूरे मकान में क्या किया, इसी में आपने पूरे प्लॉट एरिया में आपने क्या कर दिया, बिल्टअप एरिया कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं लोग, मैक्सिमम 95% लोग तो यही करते हैं। अब दिक्कत क्या हुई कि जो पड़ोसी है आपका, बी पड़ोसी जो है, अब इसको मकान बनाना है, तो आपने यहाँ पर क्या दिया, कॉलम, यहाँ कॉलम दिया आपने अपनी जगह का पूरा यूज़ किया है, ठीक है ना, कुछ जगह नहीं छोड़ी। तो ये कॉलम कैसे आएगा, कुछ ऐसे, यहाँ पे कॉलम आ गया ये वाला। तो जब पड़ोसी बी बनाएगा यहाँ पर सेम अपने यहाँ पर एक कॉलम खड़ा करेगा यहाँ पर, तो उसका भी कॉलम कैसे आएगा, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉलम की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। ये ऑब्जेक्टिव आया है कि सेटबैक डिस्टेंस हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ओवरलैपिंग ऑफ कॉलम को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ कॉलम। पड़ोसी का कॉलम इस कॉलम पे ना चढ़ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस देते हैं यहाँ पर, ताकि ये कॉलम जो हैं लगे हुए एडजेसेंट कॉलम जो हैं ये दूर दूर रहें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस करते हैं कितनी, 4 फीट की, ठीक है, इसलिए देते हैं सेटबैक डिस्टेंस। तो कितनी होती है, मिनिमम 4 फीट। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर प्लिंथ एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, और प्लिंथ एरिया में प्लिंथ ऑफसेट अभी काउंट नहीं करना है। ओके, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। देखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से आते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्टिव आपके क्या क्या इंक्लूड है क्या क्या इंक्लूड नहीं उससे आते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा इसको। अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आपको निकालना है कि प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड होगा क्या क्या नहीं, ठीक है। तो लॉजिक ये है डायग्राम का, ये देखिए, ये है आपका बिल्टअप एरिया। ये जो है कैपिटल ए मीटर और ये जो बी मीटर ये क्या है आपका प्लॉट एरिया, और ये जो है स्मॉल एक्स मीटर और वाई मीटर ये क्या आपका बिल्टअप एरिया, यही प्लिंथ एरिया, ठीक है। तो अब बताना है आपको क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होगा क्या क्या नहीं। जो भी न्यू के अंदर है वो सब, जो भी इसके अंदर है वो सब का सब क्या होगा, इंक्लूड होगा इसके, और जो इसके बाहर है वो नहीं होगा। जैसे कि जो भी इसमें हम बात करें एक्सक्लूड, मतलब जो इसमें हम लोग काउंट नहीं करते। पहला ओपन एरिया आएगा नहीं आएगा, ओपन एरिया नहीं आएगा क्योंकि ओपन एरिया क्या है इसके बाहर है, ये ओपन एरिया क्या है नहीं आएगा। या सेटबैक एरिया की बात करें तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका कोर्टयार्ड है, मतलब जो आपका आंगन है वो नहीं आएगा इसमें। क्योंकि जनरली क्या होता है आंगन लोग यहीं बनाते हैं अपनी खाली जगह पर, है ना, वो आंगन इसमें नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं बालकनी। जो बालकनी होती है, बालकनी की बात करें हम लोग, बालकनी क्या होती है, ये भाई फाउंडेशन है, इसके बाहर हम लोग कुछ छज्जा निकाल देते हैं ऐसे, ये छज्जा निकाल देते हैं, तो ये छज्जा भी क्या है इसके बाहर है, तो ये बालकनी भी इसमें काउंट नहीं करना। दूसरी बात क्या होता है कि हम लोग इंटरनल शाफ्ट प्रोवाइड करते हैं। इंटरनल शाफ्ट क्या, दीवारों के अंदर से हम लोग को जगह प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वाटर फिटिंग के लिए, पाइप फिटिंग के लिए, एसी के लिए, है ना, एसी जो कंडक्टिंग पाइप होते हैं उसके लिए इंटरनल शाफ्ट करते हैं। तो इंटरनल शाफ्ट के लिए कंडीशन ये है, इंटरनल शाफ्ट मतलब कि दीवारों के अंदर जो पाइप होते हैं, खाली जगह होती है, उसकी बात करते हैं कि छत से कुछ पानी नीचे आ रहा है या एसी के लिए आपको हवा मतलब पाइपलाइन डाल रही है। तो इंटरनल शाफ्ट अगर मोर देन 2 स्क्वायर मीटर है, अगर इंटरनल शाफ्ट मोर देन 2 स्क्वायर मीटर है तो वो भी काउंट नहीं करना, ठीक है। अब इंक्लूड क्या करते हैं, तो इंक्लूड में पता ही आपको, इंक्लूड में तो इंक्लूड में पहला पॉइंट देखिएगा कि जो इंटरनल शाफ्ट है, इंटरनल शाफ्ट है अगर ये लेस देन 2 स्क्वायर मीटर है तो ये काउंट होगी, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो भी हमने बनाया हुआ है वो ऑलमोस्ट इसमें काउंट होता है, ठीक है, प्लिंथ एरिया में। तो इंक्लूड में आपको क्या आएगा, इंटरनल शाफ्ट लेस देन 2 स्क्वायर मीटर। बाकी दो चीज़ें ओपन एरिया, कोर्टयार्ड, बालकनी काउंट नहीं करना।
इसके अलावा आप लोग जैसे बात करें हम लोग स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ। अब मकान में सीढ़ियाँ दो तरह से होती हैं, या तो जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि ये सीढ़ियाँ आपकी ऊपर जाने के लिए है ना, तो ये स्टेयरकेस इंक्लूड होगा। क्या होगा? स्टेयरकेस इंक्लूड होगा, ये सीढ़ियाँ इंक्लूड होंगी क्योंकि ये उसी के अंदर ही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सीढ़ियों को घर के बाहर इस तरह बना देते हैं, स्पाइरल वाली, है ना, स्पाइरल स्टेयरकेस होती है ना कुछ, जो आपने देखा हो सीढ़ियाँ जो घर के बाहर से रेलिंग लगा दी आपने या गोल घुमावदार सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं। तो जो स्पाइरल स्टेयरकेस होती है वो काउंट नहीं करनी है, क्योंकि वो भी क्या है, घर के इस प्लॉट के बाहर से ऊपर जा रही है। तो जो भी इसके बाहर है आप कह सकते हैं स्पाइरल स्टेयरकेस। तो एग्जाम में पूछता है कि इंक्लूड क्या करता है, ये नहीं पूछता है, क्या इंक्लूड नहीं करता ये पूछता है। तो स्पाइरल स्टेयरकेस, जो भी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं वो यूज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। या कोई बाहर से सीढ़ियाँ लगा दी अगर आपने इस मकान में पहुंचने के लिए, बाहर से कोई सीढ़ी लगी हुई है, एक्सटर्नल या स्टेयरकेस है, वो भी आपको यहाँ पर काउंट नहीं करनी है, ठीक है। बाकी आपके रूम हो गए, किचन हो गया, लेटरिन बाथरूम हो गया, आपका हॉल हो गया, पार्किंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। और क्या होता है, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ आपको थोड़ा सा। सिमिलरली आता है कि कारपेट एरिया में, ऑब्जेक्टिव में कर लीजिएगा, कारपेट एरिया में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। सिंपल सी बात, मतलब कि कारपेट एरिया में एक्सक्लूड की बात करें हम लोग कि क्या क्या नहीं होता, बाहर क्या क्या होता है इसके। तो कारपेट एरिया वो एरिया है जहां पर आप कालीन बिछा पा रहे हैं, और जहां नहीं बिछा पा रहे इसका मतलब उसको काउंट नहीं करना। जैसे कि किचन नहीं करना, इसमें पार्किंग नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आप कालीन नहीं बिछा सकते। आपको सिंपल से लॉजिक रखना है, जहाँ पर कालीन नहीं बिछा सकते। मिर्जापुर 2 में कालीन भैया है, मिर्जापुर में कालीन भैया है। तो कालीन मतलब होता है कि जो कारपेट बिछाना के लिए होता है घर में, जहाँ जहाँ बिछा रहे हैं। और जनरली कारपेट एरिया को ही बोलते हैं हम लोग लिविंग एरिया। क्या बोलते हैं? जहाँ पर जनरली लोग रहते हैं, यूज़ करते हैं मैक्सिमम, उसे बोलते हैं लिविंग एरिया, उसी को बोलते हैं कारपेट एरिया। तो किचन हो गई, पार्किंग हो गई, लैट्रिन बाथरूम हो गए आपके, और ओपन एरिया, जैसे देखो एक तो आंगन होता है घर के बाहर, ठीक है, और एक बरामदा कह सकते हैं उसको आप, जो घर के अंदर होता है, जहाँ जाल पड़ा होता है घर के ऊपर, है ना, वेंटिलेशन के लिए, पानी जो वेंटिलेशन के लिए जाल होता है, तो आप कह सकते हैं वरांदा। तो वरांदा भी यहाँ पर काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये भी वरांदा में कोई भी कालीन नहीं बिछवाता, ठीक है, वरांदा हो गया। आप ओपन एरिया की बात करें, वरांदा कर दिया। आप कह सकते हैं पैसेज, जो गैलरी होती हैं, घर की गैलरी, पैसेज या कॉरिडोर होते हैं, जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए होते हैं, बीच की जगह, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हैं कि कारपेट एरिया में काउंट नहीं होती। सिमिलरली यहाँ पर प्लिंथ एरिया में क्या एक्सक्लूड है, इंक्लूड है, ये आपने देख लिया। तो ऑलमोस्ट आपने प्लिंथ एरिया को बहुत चीज़ें से पढ़ी आपने, कि प्लिंथ एरिया वो एरिया है जो फ्लोर लेवल पे है, कैसे निकालते हैं ये बताया मैंने आपको। और इस सेशन का जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर के, तो जो भी मैंने 3 केसेस बताए थे वो सारे सॉल्व कराऊंगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, आपको कुछ नहीं छोड़ूंगा। और अगर कुछ लगता है आपको कि छूट रहा है या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका प्लिंथ एरिया का। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि जब हम लोग कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर निकालते हैं तो प्लिंथ एरिया में क्या क्या काउंट करते हैं और क्या क्या काउंट नहीं करते हैं। मतलब कि चार्जेस की बात, कौन कौन से चार्जेस को आपको यूज करना है और कौन कौन से चार्जेस को यूज नहीं करना है। ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आपको प्लिंथ एरिया चाहिए होगा, जो कि आप समझ चुके हैं, और प्लिंथ रेट। प्लिंथ रेट की तो बुक होती है पूरी, सर्किल रेट की आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी जगह का, अपने शहर का कहीं का भी, उस रेट का मल्टीप्लाई करना है। मेन है प्लिंथ एरिया, तो मैंने समझा दिया आपको। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर की। कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब होता है कि स्टार्टिंग में इनिशियल आपने जो फ्रेम खड़ा किया है बिल्डिंग का, है ना, जो बिल्डिंग का फ्रेम खड़ा किया है वो है क्या आपका कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। एक ढांचा, सिर्फ ढांचा,
ये क्या आपका प्लिंथ, यहाँ पर क्या है वॉल, ये क्या है रूफ। जहाँ कॉलम और वॉल का काम चल रहा है सिर्फ, उतना क्या होता है कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन अभी इसमें क्या क्या नहीं है, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में ना ही डोर होते हैं, क्रॉस कर रहा हूँ, नहीं होते, डोर नहीं होते, विंडो नहीं होते, काउंट नहीं होता, इलेक्ट्रिफिकेशन, ना ही लाइट की फिटिंग होती है, ना ही सैनिटरी वर्क, ना ही यहाँ पर कोई पाइप फिटिंग होती है ना, और ना ही यहाँ पे अदर चार्जेस, किसी और तरह के चार्जेस नहीं जोड़े जाते। ये चीज़ काउंट नहीं होती किसमें, इस वाले में, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में। तो क्या बिल्डिंग पूरी बन जाएगी? नहीं बनेगी। अब बिल्डिंग को पूरा बनाना है तो आपको इस ढांचे के बाद भी कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, तब निकलेगा एक्चुअल कॉस्ट। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। पहला जो चार्ज होता है वो है किसका, डिज़ाइन एंड ड्राइंग का। डिज़ाइन एंड ड्राइंग, भाई अपने नक्शा बनवाओगे आप किसी इंजीनियर से जाके, आर्किटेक्चर के पास जाके, तो आप आर्किटेक्चर का चार्ज भी कह सकते हैं इसको। तो ये कितना होता है 1 to 1.5%, 1 से 1.5% किसका, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर का, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर का। समझना मेरी बात को। मान लीजिए कि प्लिंथ एरिया, फॉर एग्जांपल, समझना मेरी बात को, फॉर एग्जांपल प्लिंथ एरिया कितना है, प्लिंथ एरिया दिया गया है 2000 स्क्वायर मीटर, और प्लिंथ रेट जो दिया गया है वो कितना है 1000 पर स्क्वायर मीटर, रुपीस 1000 रुपये पर स्क्वायर मीटर रेट है, और प्लिंथ एरिया कितना है 2000। तो कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कितना आएगा डियर, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कितना आएगा 2000 गुणे 2, तो ये हो गया आपका 6 जीरो आ गए यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 20 लाख। कितना आया 20 लाख। तो 20 लाख में सिर्फ और सिर्फ ये ढांचा खड़ा होगा। अब इस जो ढांचा खड़ा हुआ, फ्रेम खड़ा हुआ है, इसमें अगर आप 1 से 1.5% और जोड़ेंगे, यहाँ पर चार्जेस को ऐड करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या करना है ऐड, चार्जेस को करना है ऐड। कितना जोड़ेंगे इसका 1 से 1.5%, किसका, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर का। फिर आपको फिटिंग करनी है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो ये कितना है 5 to 8% कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर का, मतलब फिर 20 लाख का आपको 5 से 8%। अब देखिए फिर इसके बाद अब बात करते हैं सैनिटरी वर्क्स की, पानी की टंकी, फिटिंग, लेटरिन बाथरूम की जो जितना भी लगाना है, सैनिटरी वर्क्स, ये कितना है 5 to 8% किसका, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर का। कैसे निकालते हैं इसको, ये जो चार्जेस बता रहा हूँ मैं आपको, ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि सर ये कौन सा लेना है मुझे, 5 लूँ कि 8 लूँ, ये बीच का लूँ। तो डियर हमेशा कंसीडर आप किसके लिए डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम के लिए करते हैं, डिजाइन मैक्सिमम के लिए करते हैं, तो आप 8% ये ले सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में देखना आपको जनरली कौन सी मिलेंगी आपको, मिनिमम वैल्यू। क्या होगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, कि कम से कम कितना होगा तो बजट क्या बनेगा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू को देखा गया है कि यहाँ पर कंसीडर किया गया है। इसके अलावा अदर चार्जेस, अदर चार्जेस में क्या आता है, माल भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, गाड़ियाँ आ रही सामान लेके, उसका, आपने पड़ोसी से पानी उधार लिया, बिजली उधार लिया आपने, है ना, आपके मकान में तो भी है नहीं है, आप उधार ले रहे हैं, वो चीज़ें, ठीक है। तो ये सब किस में आता है आपका, अदर चार्जेस में। ये कितना होता है 6% ऑफ कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर का। ये ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्जेस कितने लेने हैं आपको कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पे। अगर 20 लाख है तो 20 लाख का 1%, 5%, 5%, 6% और निकालिए, और फिर 20 लाख में जोड़ दीजिए। उसके बाद जो कॉस्ट आती है उसे कहते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब मकान बन के तैयार हो गया आपका, अब मकान बन के तैयार हुआ, लेकिन मकान एक दिन में तो बनता नहीं है, टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल टाइम लगता है। तो यहाँ पर कुछ चार्जेस और जोड़ जाते हैं, जो कि मैं इस साइड लिख रहा हूँ क्योंकि ये चार्जेस अलग हैं। जैसे कि सुपरवाइजर चार्ज, सुपरवाइजर चार्ज जो होता है ये कितना है 3%।
आप 3% से 5% लेते हैं, आप 3% ले लीजिए इसको। सुपरवाइजर चार्ज कितना लेना, वो 3%, है ना। तो ये चार्ज क्या है कि आप रख रखाव के लिए, आपका सामान चोरी ना हो जाए, तो आपके कैमरा लगा देते हैं, पैसा खर्च करेंगे वहाँ पर, सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं आप लोग, है ना, 3-4 गार्ड लगा दिए आपने, पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। तो उसके लिए जो चार्ज देना होगा वो 3%, और 3% किस पे होगा, 3% जो होगा वो किस पे होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पे, ना कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पे। नोट करिएगा, ये सुपरवाइज चार्ज किस पे होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पे, ठीक है। जो 20 लाख पे ये जोड़ने के बाद आएगा उस अमाउंट पर। इसके बाद आता है कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज मतलब होता है अनिश्चितता, कुछ भी घट जाए, कुछ ऐसा हो जाए प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे जिससे प्रोजेक्ट डिले हो जाए या कॉस्ट बढ़ जाए, है ना, कुछ भी ऐसा घट सकता है। पानी इतना बरस गया कि सीमेंट की बोरियां खराब हो गई, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बालू की जो खपत है उसको बंद करा दिया, बालू प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको, बालू कहाँ से आएगी अब, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्टीजेंसीज का जो चार्ज लेना है वो कितना है, 5%, कितना है, 5%, किस पे, टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पर। तो डियर आपने देखा कि जब ये सारे चार्जेस जोड़ देंगे आप, एक तो 20 लाख पहला चार्ज कौन सा है, 20 लाख, दूसरा चार्ज कौन सा है, 20 लाख में ये परसेंटेज, और तीसरा कौन सा होगा, सुपरवाइजर और कॉन्टीजेंसीज, तो ये होगा आपका थर्ड। और जब टोटल कर देंगे इसे बोलेंगे ग्रांड कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब आप बताएंगे सरकार को कि सर इतना बजट आने वाला है इसका, इस बिल्डिंग का, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पब्लिक बिल्डिंग हो, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसका चार्ज कितना आएगा। इस तरह निकालते हैं प्लिंथ एरिया से बजट पूरे किसी का, ये सब करना पड़ता है। ये पहले तो ये जो चार्जेस है ये तो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम्स के लिए, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, एमपी सब इंजीनियर, यूपी ट्रिपल एससी, उसके लिए तो है इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर 20 नंबर में मेंस में आता है। ये सारा प्रोसीजर किस में आता है, मेंस में। तो अभी आप मेंस नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ चार्जेस ध्यान देना है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि दिमाग में आता है यार कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट तो जोड़ा ही नहीं गया सर ने, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है ही नहीं है, ठेकेदार का तो लाभ जोड़ा ही नहीं गया। तो डियर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 चार्जेस काउंट नहीं होते, ये ऑब्जेक्टिव भी है। कौन कौन से काउंट होते हैं तो लिख दिया मैंने यहाँ पर। अदर में ध्यान देना, अदर में कौन कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन है, माल भाड़ा वाला। अब प्लिंथ एरिया में कौन से चार्ज काउंट नहीं होते वो देखने हैं आपको, और फिर मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ, ठीक है। और अगर अच्छा लगे आपको और आपने पढ़ा हो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट इससे पहले, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो जरूर आप इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। अब देखिए कौन से चार्ज काउंट नहीं करते प्लिंथ एरिया में, और बहुत सी बुक ऐसे मार्केट में है, बहुत कुछ देख लेना आप जहाँ पर आपको गलत बताया जा रहा है कि नहीं ये चीज़ है। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड बुक ऐसी है जहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, जो मैं बता रहा हूँ वही मिलेगा आपको, है ना। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि आजकल जो राइटर बुक लिख रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, किसी को उठाया, कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, कुछ भी, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, ठीक है ना। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे ना तो कोई मेहनत नहीं करेगा प्लिंथ एरिया के लिए, उठाएगा पीपीटी और टिक टिक करवा देगा आपको, बोलेगा लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये ऐसा ऐसा होता है। देखिए चार्जेस नॉट काउंट इन प्लिंथ एरिया, क्योंकि मेंस तो लिखा नहीं है किसी ने, जब मेंस लिखेगा तब मालूम चलेगा ना उसको कि प्लिंथ एरिया का सवाल आता कैसे है और कौन कौन से चार्जेस को ऐड करना है, कौन कौन से चार्जेस ऐड नहीं करना। तो प्लिंथ एरिया में कौन कौन से चार्जेस नॉट काउंट इन प्लिंथ एरिया। पहला, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो होता है डियर, ये कितना होता है, 10%। कितना होता है, 10%। और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमेशा डिटेल एस्टीमेट में ही यूज़ होता है, वहीं पे उसको ऐड करते हैं। कहाँ के यूज़ करते हैं, डिटेल एस्टीमेट में, या फिर एनालिसिस ऑफ रेट में काउंट करते हैं इसको, 10%। दूसरा, टूल एंड प्लांट। टूल एंड प्लांट मतलब कि आप बिल्डिंग बनाएंगे तो डेफिनेटली आप मशीनरी यूज़ करेंगे, गैती, फरवाज सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा, मिक्सर मशीन यूज़ करेंगे, लिफ्टिंग मशीन यूज़ करेंगे, तो उसका चार्जेस कितना है आपका, 3%। अब ये स्टार कर रहा हूँ मैं आपको, प्रीवियस ईयर आप देखेंगे जेई का पेपर, तो इसको 1.5% काउंट किया गया है, और वही सवाल इनका किस में चला गया है, कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है ना।
तो मेरा मानना यह है कि आप 3% लेके चलिएगा, क्योंकि 1.5% बहुत कम अमाउंट होता है, ठीक है। 3%। इसके बाद थर्ड है वाटर चार्जेस। वाटर चार्जेस, तो आप कहेंगे सर वाटर चार्ज तो आपने यूज़ कर लिया वहाँ पर अदर एक्स्ट्रा में। डियर, पानी उधार लेना एक अलग चीज़ है, पड़ोसी से पानी उधार लेने का अलग चीज़ है, वो काउंट होता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि जल निगम का या किसी और डिपार्टमेंट का टैंकर मंगवा रहे हो, है ना, बोर करवा रहे हो, ठीक है, वो बोरिंग करवा रहे हो, वो चार्जेस यहाँ काउंट नहीं होते। तो वाटर चार्जेस में क्या है कि पहले के समय क्या होता था कि पानी इतनी जगह हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, तो एक लेबर होती थी जिन्हें हम लोग बिस्ती कहते हैं। ये बिस्ती क्या करते थे कि दूर से पानी लाते थे, जब किलों का निर्माण हो रहा है, बड़ी बिल्डिंग, आज से 20-30 साल पहले की बात देखें आप, तो दूर कहीं से पानी एक जगह आ रहा होता था, टैंकर के थ्रू, बैलगाड़ियों के थ्रू, तो उसके चार्ज अलग था, ठीक है ना। तो वाटर चार्ज कितना होता है जनरली, 1 से 1.5%। तो ये 3 चार्जेस हैं जो काउंट नहीं होते। वो तीनों चार्जेस कहाँ काउंट होते हैं, ये तीनों चार्जेस होंगे एक्यूरेट एस्टिमेट में। कहाँ होंगे, एक्यूरेट एस्टिमेट में, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो होता है, टूल एंड प्लांट प्रॉफिट होता है, वाटर चार्ज, ये निकालते किस पे हैं जब मैं बता रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऑलवेज कंसीडर इन मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। मटेरियल और लेबर कॉस्ट पे क्या निकालते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ठीक है। और देखिए, जब प्लिंथ एरिया में बात ही नहीं हो रही है किसकी, मटेरियल की, नहीं बात हो रही किसकी, लेबर की, तो क्यों जोड़ोगे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आप। सिंपल सी बात है ना, कि आपने यहाँ तो बात ही नहीं की ना कि कितना लग रहा है मटेरियल और कितना लग रहा है लेबर। जब दोनों की बात ही नहीं है तो ये भी काउंट नहीं होगा। बट ये निकालते किस में है, मटेरियल और लेबर कॉस्ट पे। वाटर चार्ज भी हमेशा मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों पे निकलता है। और इसे स्टार करिएगा, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है ये, कि जो आपका टूल एंड प्लांट है, टूल एंड प्लांट, देखिए जब भी बनता है ना हाईवे, तो आप देखते होंगे कि मान लीजिए 100 किलोमीटर का हाईवे है, बन रहा है, तो एक क्या होगा, इनिशियल पॉइंट पे प्लांट लगेगा और एक लगेगा इसके मिड में 50 किलोमीटर में। तो प्लांट को सेटअप करने के लिए क्या होता है, कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो टूल एंड प्लांट जो होता है हमेशा किस पे लगता है, वो किस पे निकालते हैं हम लोग, लेबर कॉस्ट पे। किससे निकालते हैं, लेबर कॉस्ट पे। तो डियर, ये था आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। और ये चार्जेस कैसे काउंट करना है, कितना निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये जो मेरे फर्दर लेक्चर्स होंगे ना, एनालिसिस ऑफ रेट, आपके मैं हर एक डाउट वहाँ क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके मुझे। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको प्लिंथ एरिया एस्टिमेट प्रॉपरली समझ में आए, वो नहीं जो सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के पता कर लें कि ये होता है। कितना रटोगे आप, आपको एक बार समझना होगा, आपको अपना एक बार बेसिक क्लियर करना होगा, उसके बाद आप रटिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप रटते रहोगे तो बहुत रटना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, वो लेक्चर एक तो आपको मिलेगा इसका ऑब्जेक्टिव जो मैं कराऊंगा आपको, इसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा आपको, और इसके बाद जो लेक्चर होगा वो आपका होगा डिटेल एस्टिमेट का, थोड़ा बताऊंगा। देन आफ्टर में आऊँगा आपके पास, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका यही है अभी, है ना। क्यूबिकल कंटेंट या फिर यूनिट रेट मेथड से इतने सवाल नहीं पूछे जाते, ना ही उससे हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि पढ़ना किस तरह है। तो आपको पहले इस लेक्चर को पूरी अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट फर्दर वीडियोस का थोड़ा सा वेट करिए, और मैं आपको जल्दी से लेके आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दोस्तों को फैलाइए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक प्रॉपर तरीके से एक कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।